गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जो इसका पाठ्यक्रम है, देसी व्यापार बीजक व विक्रय विवरण तैयार करना, विदेशी व्यापार बीजक एवं आयात निर्यात व्यापार करना, व्यवसाय प्रबंध क्षेत्र एवं महत्व प्रबंध के कार्य, व्यापारिक कार्यालय की कार्य, इसी तरह से बहुत इकाइयाँ दी हुई हैं इसमें। और अभी हम देखते हैं अपनी सूची, विषय सूची। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है देसी व्यापार, व्यापारिक सौदे की गतिविधि, होम ट्रेड, कोर्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे देसी या आंतरिक व्यापार से आशय। आप लोग समझ ही गए होंगे, उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि देसी व्यापार, देसी जो देश का है, व्यापार यानी व्यापार बिजनेस, लेन देन चीज़ों का पैसे के माध्यम से या वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार हो गया। इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। साधारण शब्दों में देश की सीमाओं के अंदर विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों के मध्य होने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। देसी व्यापार को घरेलू व्यापार अथवा अंतर्देशीय व्यापार भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, देसी व्यापार देश के अंदर रहेगा, देश की सीमाओं के अंदर, और इसको घरेलू व्यापार भी कहते हैं अथवा अंतर्देशीय व्यापार भी इसी को कहा जाता है। इसका अर्थ एक राष्ट्र की सीमाओं के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है। अपना देश भारत है, भारत की सीमा के भीतर जो भी क्रय विक्रय किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? देसी व्यापार। जो भी क्रय किया जाए वो देश में अपने किया जाए, जो भी विक्रय किया जाए वो भी अपने देश में ही किया जाए, ये व्यापार कहलाएगा देसी व्यापार। और देसी व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण सुविधाजनक बनाना है। देसी व्यापार में आगे देखेंगे देसी व्यापार की विशेषताएं। इसमें वस्तुओं का लाना ले जाना देश के भीतर ही होता है, पहली विशेषता इसकी है। इजी होता है, आसान होता है। जब देश के भीतर ही आप सामान को रखते हैं, अपने गुड्स को रखते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। आप अपने देश में इधर से उधर ले जाने में कोई समस्या नहीं होती। ये उसकी एक पहली विशेषता है। दूसरी, ये सभी भुगतान राष्ट्रीय मुद्रा में दिए एवं प्राप्त किए जाते हैं। आपके यहाँ जिस मुद्रा का चलन है, इंडिया में जैसे रुपी चलता है, रुपया, तो जो भी आप भुगतान करेंगे या प्राप्त करेंगे वो रुपी में ही करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर दूसरे देश से आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ की मुद्रा में उनको पैसे देने पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं का हस्तांतरण संभव करने के लिए व्यापारी परिवहन के विभिन्न साधनों की सहायता लेता है। इसमें अंतिम उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने के लिए कई साधनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सरल रहता है देसी व्यापार में। और आगे पॉइंट देखेंगे, देसी व्यापार समझ ही गए हैं आप। देसी व्यापार के भेद या प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं। स्थानीय व्यापार, ऐसा व्यापार जो किसी विशेष स्थान तक सीमित होता है, स्थानीय व्यापार कहलाता है। जैसे साग सब्जी, दूध दही, ताजे फल, ईंट भूसा आदि का व्यापार जो स्थानीय है, जो यहीं से यहीं के लिए है। आगे राज्य व्यापार, ऐसा व्यापार जो केवल एक राज्य की सीमाओं तक ही सीमित हो, जो उत्तर प्रदेश में है, जो दूसरे राज्य में ना जाए, उत्तर प्रदेश का सामान उत्तर प्रदेश में ही बिक जाए, ये हो गया राज्य व्यापार। जैसे आपको कोई भी सामान लाना है, आप लखनऊ चले गए, वहाँ से लेके आ गए लखीमपुर में, फिर लखीमपुर को में उसको बेच दिया, तो ये सब राज्य व्यापार के अंतर्गत ही आएगा। और आप दिल्ली से ले आए और यहाँ उत्तर प्रदेश में, यूपी में, लखनऊ में बेचें उसको, तो ये राज्य व्यापार में नहीं आएगा, वो दूसरा राज्य है और ये दूसरा राज्य है। इसलिए अगला पॉइंट है अंतर्राज्यीय व्यापार। इस व्यापार में दूसरे राज्य से व्यापार किया जाता है, जिसमें आप मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और गुजरात से सामान वामान ला के अपने यहाँ बेच सकते हैं। देसी व्यापार के कई अंग हैं, इसमें आगे आप देखेंगे। थोक व्यापार के अंतर्गत उत्पादकों की बड़ी मात्रा में माल क्रय कर फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है। बड़ी
थोक व्यापार जो होता है, फुटकर आने से पहले कोई भी सामान वो थोक व्यापारी के यहाँ ही होता है, उसके बाद उसका फुटकर व्यापार किया जाता है। फुटकर व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी से माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के पहुंचने की क्रिया निम्न प्रकार होती है। पहले उत्पादक, सबसे पहले सामान जो था बिक्री के लिए उसका उत्पादन किया गया, फिर थोक व्यापारी के यहाँ पहुंचा, उसके बाद फुटकर व्यापारी के यहाँ पहुंचा, उसके बाद आप और हम तक उपभोक्ताओं तक पहुंचा। भारत के देसी व्यापार की सीमाएं क्या हैं देख लेते हैं। यहाँ पर परिवहन की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। देसी व्यापार में परिवहन के लिए थोड़ी समस्याएं रहती हैं। यहाँ पर संचार साधनों की कमी पाई जाती है। जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र तो अब संचार साधनों से जुड़ गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है जहाँ पे, वहाँ समस्या रहती है। देश के अनेक क्षेत्र, आगे देखिए पॉइंट लिखा हुआ, पिछड़े हुए हैं। नाशवान वस्तुओं के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। देश में आज भी जगह जगह कोल्ड स्टोरेज वगैरह की सुविधा नहीं है। अगर कोई ऐसा सामान है, ऐसी वस्तु है जो ठंडी जगह पे ही रह के सही रह सकती है, तो उसके ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे उनका पहुँचना बहुत ही मुश्किल रहता है और भंडारण की बहुत समस्याएं रहती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रचलन के कारण क्रय विक्रय में कठिनाई आती है। कभी कभी ये भी देखा गया है, भाषाओं की विभिन्नता के कारण व्यापारिक एजेंटों को कठिनाई होती है। विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा अनेक देसी वस्तुएं महंगी होती हैं। अपने यहाँ थोड़ा सा कन्वर्जन कास्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा किसी वस्तु के उत्पादन में पैसे ज़्यादा कुछ लग रहे हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है जितनी विदेशों में है, तो इसीलिए कभी कभी देसी वस्तुएं महंगी होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक सौदे की गतिविधि, सौदा करते समय किए जाने वाले कार्य। व्यापारिक सौदे की गतिविधि, सौदा, कोई भी सौदा आप करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, उसके लिए कोई सौदा करेंगे। फंक्शन टू द डन व्हाइल सेटिंग द ट्रांजैक्शंस, प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक लेनदार और दूसरा देनदार। कोई भी सौदा दो लोगों में किया जाएगा, दो पक्षों में किया जाएगा। एक लेनदार होगा और एक वो होगा जो देनदार होगा। इन दोनों के बीच सौदे के आरंभ से लेकर उसकी पूर्ति तक जो भी कार्य किए जाते हैं वो सौदे की गतिविधि कहलाती है। इसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं। व्यापारिक सौदे की गतिविधि से आशय उन कार्यों से है जो किसी सौदे के आरंभ अर्थात आदेश से लेकर पूर्ति होने तक संबंधित पक्षों द्वारा किए जाते हैं। सौदे की गतिविधि वो है कि आपने कोई भी सामान, कोई भी सौदा करने के लिए आप कहीं बाहर गए, एक दूसरे पक्ष की आवश्यकता है आपको, जहाँ से वो आप सामान लेंगे उनकी आवश्यकता है और आप दोनों का उसमें बराबर की हिस्सेदारी रहेगी, वो सौदे की गतिविधि कहलाएगी। और सरल शब्दों में इसको समझाया गया, व्यापारिक सौदे की गतिविधि से आशय उन कार्यों से है जो किसी सौदे के आरंभ अर्थात आदेश से लेकर पूर्ति होने तक, स्टार्टिंग आप वहाँ पहुँचे, आपने उनसे कहा कि हमको ये चाहिए, और जब तक वो सारा सामान आप तक पहुँच ना जाए, ये पूरा जो है पूर्ति होने तक संबंधित पक्षों द्वारा किए जाते हैं। आप दोनों को उसमें एक्टिव रहना है। आगे इसमें देखेंगे, कोई भी व्यापारिक सौदा तय करते समय अनेक कार्य करने होते हैं। व्यापारिक सौदा तय करते समय किए जाने वाले कार्य, वस्तु के संबंध में पूछताछ, वस्तु कैसी है, क्या है, ये सारा कुछ आप चाहें तो मौखिक पूछ सकते हैं टेलीफोन द्वारा, या वहीं जाकर देख सकते हैं। पूछताछ के पत्र का उत्तर निर्ख या कोटेशन भेजना। कोटेशन आप लोग समझते हैं, उसमें पूरा कितनी की चीज़ है, कितने का सामान मिलेगा आपको, कितना पैसा उसके लिए आपको देना है, वो पूरी कोटेशन बन के आती है, जिसको निर्ख पत्र हिंदी में कहा जाता है। माल का नमूना भी इसके साथ कभी कभी भेजा जाता है। और आगे देखेंगे, कभी कभी प्राइस लिस्ट, मूल्य छपी हुई लिस्ट भी भेज देते हैं, जो बहुत बढ़िया रहती है। सचित्र सूची पत्र भी भेजा जाता है, जिसे कैटलॉग कहा जाता है। आदेश प्राप्त करने में काफ़ी सरलता रहती है। माल के लिए आदेश देना, विभिन्न व्यापारियों को मूल्य सूची, निर्ख व नमूने प्राप्त होने में परस्पर मिलान किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि इस व्यापारी से माल मंगाना लाभदायक रहेगा। माल आपने देखा, उसको समझा, किसका अच्छा है किसका बुरा है, आपने एक निर्णय लिया कि किससे मंगाना उचित रहेगा। आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना देना, जब किसी ग्राहक या क्रेता से माल का कोई आदेश पत्र प्राप्त हो तो विक्रेता को चाहिए कि उस प्राप्ति की सूचना ग्राहक को दे दे। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आपने कोई
ऑर्डर किया कि आपको ये चाहिए, एक बार जिसको वो ऑर्डर पूरा करना है वो आपको सूचना दे कि आपने ये चीज़ें आपने मांगी हैं हमसे या नहीं मांगी हैं। माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ। माल उधार देने की स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब भाई पूछा जा सकता है सौदे के समय, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित साधन प्रयोग में किए जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति के लिए व्यापारियों का व्यापारिक संदर्भ द्वारा, इसमें जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अक्सर हर क्षेत्र में हर जगह अपना माल भेजते रहते हैं, जिससे उनके उस क्षेत्र के लोगों की उनको जानकारी रहती है, इससे वो पता कर सकते हैं। ग्राहक के बैंक द्वारा, ग्राहक के बैंक से पूछ सकते हैं, उनका टर्नओवर देख सकते हैं पिछले 2-3 साल का। अपने निजी बैंकर द्वारा, निजी बैंकर से भी पता लगवा सकते हैं। अंतिम खातों द्वारा, अंतिम खाते से चेक किया जा सकता है क्या इनकी स्थिति रही है पिछले समय में। व्यापार मंडल द्वारा, व्यापार मंडल से पूछा जा सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा, निजी साधनों द्वारा। बहुत सारे रास्ते होते हैं इन चीज़ों को पता करने। माल का एकत्रीकरण एवं सम्मेष्टन आदि। ग्राहक की आर्थिक स्थिति के संबंध में पूर्ण संतुष्टि हो जाने के बाद ग्राहक को माल भेजने की तैयारी करनी चाहिए। माल को गोदाम से निकलवा कर उसकी किस्म का मिलान करके कांच का सामान है सावधानी से रखने वाला, उसके ऊपर लिख दिया जाए और अनिवार्य रूप से अंकित कर दिया जाए कुली चढ़ाने उतारने में, जिसको आराम से माल भेजना है, प्रेषण करना। माल की पैकिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए और उसको जिससे भी भेजना है, जिस वाहन से भेजना है, उस पर आराम से वहाँ पर पहुँचाकर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। छोटी और मूल्यवान वस्तुएं पार्सल या डाक कुरियर से भेजी जाती हैं। अधिक वजन या बड़े आकार माल रेलगाड़ियाँ या ट्रक द्वारा भेजे जाते हैं। सड़क परिवहन द्वारा माल भेजना, जल वायु परिवहन द्वारा माल भेजना। बीजक तैयार करना। माल भेजने के बाद माल के विक्रेता को बीजक बनाना होता है। इससे माल का कुल मूल्य तथा उसके द्वारा किए गए व्ययों का ज्ञान होता है। यह क्रेता द्वारा माल को विक्रय मूल्य निर्धारित करने में भी सहायता प्रदान करता है। और हर बिल्टी पे भूल चूक लेनी देनी अवश्य लिखा होना चाहिए। माल भेजने की सूचना पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। माल की सुपुर्दगी लेना, शिकायतें और समायोजन, कोई दिक्कत कोई समायोजन की स्थिति आती है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। खाता विवरण भेजना, भुगतान। रेल द्वारा माल भेजना, रेल से भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा आगे आप देखते रहेंगे। रेलवे बिल्टी के बारे में देखना है। आप एक बार अच्छे से वीडियो पूरा देख लेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आप आराम से इसको वीडियो में पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये, कैसे क्या करना है। और जहाँ जहाँ पे कहीं आपको समस्या लगे तो उसको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो बहुत कठिन नहीं, बहुत इजी जनरल चीज़ें हैं रोज़ की हम लोगों के बीच में रहने वाली। और जितना मैंने समझाया उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टिक किए हैं। इनको आप लोगों को करना है, अपनी नोटबुक में रखना है, लिखना है, जिससे आगे आपको हम जब स्कूल खुलेगा तब इसको देख सकें। थैंक यू।